नमस्कार, मैं राम वर्मा इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर एक स्टूडेंट या फिर एक टीचर, आप तीनों लोगों को एक चैलेंज हमेशा आता होगा। वो चैलेंज आता होगा बच्चों की पढ़ाई में। स्टूडेंट लर्न नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स की रिटेंशन नहीं है, उनकी मेमोरी कमज़ोर है। हर रोज हम अपने बच्चों के ऊपर एक तनाव के साथ एक माहौल बनाए हुए हैं कि उन्हें अपने कंटेंट्स को लर्न करना है, और वो लर्न करना भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनसे उनके रेगुलर फेलियर लर्न करने में, रिटेन करने में, उनके अंदर एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं कि दे आर नॉट गुड लर्नर। व्हेन दे थिंक दे आर नॉट गुड लर्नर, जब उन्हें लगता है कि वो एक अच्छे लर्नर नहीं है, तो थोड़े दिन बाद उनका इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म भी हो जाता है और उनकी आदतें दूसरी जगह आदत शुरू हो जाती हैं। सोशल नेटवर्क पर जाना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना, टेलीविज़न के सामने ज़्यादा टाइम व्यतीत करना, क्योंकि हमने अपनी स्टडीज़ को बहुत ही पेनफुल बनाया हुआ है, उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं ज़्यादा। इस सेमिनार में या इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हमारे स्टूडेंट ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्या है कंसंट्रेशन जिसके ऊपर हमारे स्टूडेंट की रोज ऑलमोस्ट खिंचाई होती है कि स्टूडेंट कंसंट्रेट करना नहीं जानता। और इतना ही नहीं, आज हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स में तनाव बढ़ रहा है, 4 में से 2 बच्चे बीमार हो रहे हैं, 3 में से 2 बच्चों को कोई ना कोई साइकोसोमेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब है कि उनके ब्रेन के अंदर जो तनाव है उसकी वजह से उनके शरीर में जो प्रॉब्लम आ रही है। इतना भी नहीं, हर रोज हम पढ़ते हैं कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, उनके पास तनाव, फियर, एंग्जाइटी, पीयर्स का डर, सोसाइटी का डर उनके ऊपर लगा रहता है। पेनफुल सिचुएशन ये है कि पिछले 2010-11 में ऑलमोस्ट हर घंटे एक बच्चे ने हमारे यहाँ आत्महत्या की। हमारे देश में 24 घंटों में 24 बच्चों का एवरेज, ये ऑफिशियल फिगर थी। कितना पेनफुल है किसी देश के लिए, सोसाइटी के लिए कितना नुकसानदायक है, और उस परिवार के लिए ना जीवन भर कभी ना भरने वाला दर्द भी। आखिर ऐसा क्या होता है कि क्यों हमारे बच्चे लर्न नहीं कर पाते? क्या है हमारे बच्चों के चैलेंजेस? एक स्टूडेंट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते या पेरेंट होने के नाते आप इन चीज़ों को जानना चाहेंगे। मैं पिछले करीब 2 दशकों से डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के अपनी वर्कशॉप दे रहा हूँ, जिसका नाम है NLP, सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग, और ये सेशन मैं आपके बच्चों के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। बच्चों से बात करते हुए मैंने पाया कि बच्चों को कुछ एक समस्याएं बड़ी कॉमन सी हैं। पहली, वो याद करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, द प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन या मेमोरी। वो याद तो करते हैं पर याद नहीं रहता। एक फॉर्मूले को वो कई बार याद करते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता, और कई बार इसी की वजह से पेरेंट्स या स्टूडेंट या टीचर उनकी ब्रांडिंग भी कर देते हैं, इज लर्निंग डिसेबल्ड। मैं ये मानता हूँ कोई भी बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है ही नहीं। अगर कोई है तो सिर्फ टीचिंग डिसेबिलिटी है हमारे अंदर। हम नहीं जानते कि बच्चे की स्ट्रेटेजी क्या है लर्न करने की। हम उस बच्चे को अपनी स्ट्रेटेजी से, जो हमारा तरीका है, उससे लर्न कराने की कोशिश करते हैं। इसी की वजह से बच्चा लर्न नहीं कर पाता। वो दूसरी बात है कि वही बच्चा 30,000 फ्रेम की एक मूवी को एक बार में याद कर लेता है, किसी सीरियल को, किसी इवेंट को एक बार में याद कर लेता है, लेकिन उसे एक पेज के कंटेंट्स याद नहीं होते। सो पहली प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चों को रिटेंशन कैसे सिखाएं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, एक सब्जेक्ट में मन लग रहा है, एक में नहीं लग रहा, या एक सब्जेक्ट में मन लग रहा है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में उसको डर आ गया है। फियर ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी कॉमन, और डिसइंटरेस्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। सोचिए कि जिस सब्जेक्ट में उस बच्चे का मन ही नहीं लग रहा है, क्या वो अपनी पूरी पोटेंशियल दे पाएगा उस सब्जेक्ट में? द आंसर इज नो, कभी भी नहीं। क्योंकि जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका ब्रेन उसमें कॉन्सेंट्रेट करेगा ही नहीं, उससे तो वो दूर भागेगा। जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप उन चीज़ों को कर रहे हैं तो आप एक पेन का अनुभव करेंगे, और पेन से हमारा ब्रेन हमेशा दूर भागता है। ये हमारे ब्रेन की खास बात है। सो अगर एक सब्जेक्ट में मन लग रहा है, एक में नहीं लग रहा है, तो बच्चे अपनी पोटेंशियल नहीं देगा, और उसको कितना भी आप समझा लीजिएगा, कॉन्शियस माइंड से वो चाहता है कि सब मन लगे, लेकिन अगर पैटर्न ही उसके अंदर नॉन इंटरेस्ट के बन गए हैं, तो फिर वो ऐसे में क्या करे। कई बार पेरेंट्स समझाते हैं उसको, बड़ा एक सत्संग भी मिल जाता है एक बच्चे को, बड़ा सा एक लंबा सा चैप्टर, क्या कहते हैं कि
बोलचाल भी मिल जाएगी, एक लंबा लेक्चर मिल जाएगा कि तुम्हें मन लगाना चाहिए, पर वो नहीं जानता कि कैसे मन लगता है। उसी तरह से कि जिस तरह से एक जो आदमी किसी आदत में पड़ा हुआ है, उस आदत को छोड़ना उसके लिए मुश्किल है, वैसे ही बिल्कुल हमारा पैटर्न ना मन लगने का या मन लगने का पड़ जाता है। तीसरा बड़ा चैलेंज है कि बच्चों में एग्जाम का डर। एग्जाम के डर को हमने इस तरह से ट्रिगर किया हुआ है बच्चों में कि एग्जाम को हमेशा सीरियसली लेता है। जैसे वो सीरियसली लेगा, क्योंकि उसकी स्टेट थी लर्निंग की प्लेफुल, और जैसे ही वो एग्जाम में आता है वो अपने फियर को ही एक्सपीरियंस करता है, और फियर में कभी भी आप क्रिएटिव हो ही नहीं सकते, कभी भी आप लर्निंग को एंजॉय नहीं करेंगे फियर में। उसी तरह से जैसे आपके साथ पीछे अगर कोई टाइगर पड़ा है तो आप कभी भी क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप प्लान नहीं करेंगे फ्यूचर की, आप सिर्फ वहां से जान बचाने की बात करेंगे। और अगर क्रिएटिव होंगे तो बस इतना ही कि कैसे टाइगर से जान बचाई जाए, मीन्स सड़क पे भागने के अलावा पेड़ पर चढ़ सकते हैं, इतना सा करेंगे बस, वो भी एक सर्वाइवल की ही प्लान होगी। सो पहला है कि वो मेमोरी उनको क्लियर नहीं है कैसे रिटेन करें सब्जेक्ट को, जबकि वो एक मूवी को रिटेन कर लेते हैं जिसमें 30,000 फ्रेम होते हैं। दूसरे, एक सब्जेक्ट में मन लग रहा है, एक में नहीं लग रहा। तीसरे, एग्जाम का डर, पूरे साल की मेहनत एग्जाम के 3 घंटों में अगर खराब हो गई तो बच्चा ये कहता है कि मैं जानता तो सब हूँ लेकिन मैं एग्जाम में गलत करके आता हूँ। सिली मिस्टेक की एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है कि बच्चों का पढ़ाई के कमरे में जब वो जाते हैं स्टडी रूम में तो उनको नींद आती है, टीवी रूम में जाते हैं तो वो फ्रेश फील करते हैं, ये आपने देखा भी होगा। किताबों के साथ बैठते हैं तो उनको बोरियत होती है, टीवी के सामने अपना मनपसंद चैनल खोल के बैठते हैं तो वो फ्रेश फील करते हैं। इसे हम ट्रिगरिंग कहते हैं, एनएलपी में इसका नाम एंकरिंग भी है, जो थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी इसमें। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, उनके अंदर एक आवाज आती है, कल पढ़ेंगे, छोड़ो आज, और वो इस इनर क्रिटिकल वॉइस को हैंडल करना ही नहीं जानते, या उनको अनवांटेड पिक्चर आने लगते हैं कि शायद पर्टिकुलर वेबसाइट, आई मीन सोशल साइट का कोई नोटिफिकेशन मेरे पास आया नहीं आया, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई नहीं आई, चलो मैं खोल के देखता हूँ, और वो फिर अपने मोबाइल को खोल लेते हैं। वहां उनका पूरा मन लग रहा है, वहां पर वो इंटरेस्ट है। इसके अलावा एक चीज और भी है जो मैं एज ए फादर, एज ए काउंसलर, एज ए एनएलपी ट्रेनर जिसने 2 दशकों में बहुत सारे शहरों में स्टूडेंट से बात की है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह से हम लोगों के जीवन की यात्रा में बहुत सारे अनवांटेड इशू हो जाते हैं, बच्चों को भी होते हैं। उनके पास भी बहुत सारे फेलियर के रेफरेंसेस हैं, उनके पास उनके टीचर्स की पड़ी हुई डांट भी है जहां उनको पनिश किया गया है। इसकी वजह से उनके अंदर कोई ना कोई डर हो सकता है, पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी हो सकती है। मैं अहमदाबाद में एक लड़की से बात कर रहा था, उसने कहा कि मैं एमबीए कर रही हूँ, लेकिन आज भी मुझे 6ठी या 7वीं क्लास में टीचर का धमकाना याद है जिसने कहा था तुम कभी मैथ्स नहीं सीख पाओगी, और उस दिन के बाद उसे मैथ्स से डर लगने लगा। सोचिए कि पूरी की पूरी लाइफ गुजार दी मैथ्स से डरते हुए, और वो कहते कि वो टीचर का चेहरा मेरे आज भी सामने है, वो आज भी मुझे टीचर का चेहरा और ये सब्जेक्ट दोनों मुझे आज भी डराते हैं। डीप इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए मैंने कई बार पेरेंट्स से पूछा, बड़े बड़े सेमिनार्स में पूछा, क्या कभी आपने किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर का विजिटिंग कार्ड अपने बच्चों को दिया है जिससे आप कहें कि हाँ आप उनके साथ जाकर काउंसलिंग कर लीजिएगा, हम उनको पेमेंट कर देंगे। मुझे आज तक एक भी पेरेंट का हाथ खड़े हुए नजर नहीं आया जिन्होंने कहा कि हाँ हमने उनके इश्यूज को हैंडल करने के लिए अपने आप कोई पहल की हो। जब आप ये मानते हैं कि छोटा सा इशू आपके सर में दर्द कर सकता है, छोटा सा मसला आपको रात भर जगा सकता है, छोटा सा मसला आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को और इम्यूनिटी को पावरलेस कर सकता है, तो इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी जिनको हर रोज एक नहीं कई लीडर्स जो उनके टीचर के रूप में आ रहे हैं उनके साथ हैंडल कर रहे हैं, उनको नए सब्जेक्ट उनको सीखने को मिल रहे हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। अभी एग्जाम का डर उनके पास है, पीयर्स ग्रुप का प्रेशर उनके पास है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस उनके पास हैं, और ऐसे में आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते रहें। वो कर सकते हैं बशर्ते कि आप उनको कुछ रिसोर्सेज दें। पहला रिसोर्स है कि आप उनको कैसे लर्न कराएं। मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी देना चाहूँगा, डेमो नहीं बल्कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। इस हेल्प को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव से या मुझसे बात करिए। हमने आपके बच्चों के लिए एक 2.5 मंथ्स का करीब 2.5 महीने का एक कोर्स तैयार किया है जिसे वो अपने घर पर देखेगा, और उसे देखते हुए वो एक चीज़ को महसूस करेगा, एक बिलीफ को, यस आई कैन डू, कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। दूसरे, उसकी रिटेंशन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाएगी।
वो एक बार में या 2 बार में चीज़ों को पढ़कर याद करने लगेगा। उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी समाप्त हो चुकी होगी, बिकॉज उसे अपनी सेंसेस का प्रयोग करना आ चुका होगा। इसी बीच बहुत सारी और चीज़ें उसको सीखने को मिलेंगी कि कैसे एग्जाम के टाइम पर वो अपनी रिसोर्सफुल स्टेट यानी कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखे, ड्यूरिंग स्टडीज वो अपने मोटिवेशन को बनाए रखे, अगर उसे कोई पर्सनल इश्यू है तो उस मेमोरी को वो वहाँ से हटा दे, अपने फ्यूचर के गोल वो वहाँ पर बनाए। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हमने उसके लिए कोर्स बनाया है और ये होम ट्यूटोरियल है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी काउंसलर के पास जाएं, आप अपने घर पर टीवी चलाइए, आप अपना लैपटॉप पर उसे ये सब चीज़ें दिखाइए। मैं अश्योर करता हूँ कि एक बार में वो अपने मैप्स को लर्न करना शुरू कर देगा, डायग्राम्स को लर्न करना शुरू कर देगा, एक बार में वो अनलिमिटेड डिक्शनरी को याद करेगा। मेरे एक स्टूडेंट जितेंद्र तिवारी ने पूरी की पूरी डिक्शनरी को याद किया है। अगर आप उससे पूछे डायबोलिक का मीनिंग क्या होता है, वो इसका मीनिंग भी बताएगा, इसके ऊपर वर्ड क्या है, इसके नीचे क्या वर्ड है ये भी बताएगा, उनका मीनिंग क्या है ये भी बताएगा, और ये भी बताएगा कि ये किस पेज पर है डिक्शनरी में। इस तरह की मेमोरी का कुछ एक बच्चे कर सकते हैं, ये सभी कर सकते हैं। वंडर गर्ल जी जानवी का नाम आपने सुना होगा, 10वीं क्लास में इस साल 10वीं साल की बच्ची है समालका में, जिसको चीफ मिनिस्टर्स ने भी हरियाणा के सम्मानित किया है, HRD मिनिस्टर ने भी सम्मानित किया है। दूसरी है जिया फुतेला गूगल गर्ल। ये सब बच्चे मैंने ही ट्रेंड किए हैं और इन्होंने अपनी जर्नी को बहुत सिंपल से तरीके में शुरू किया, जहां वो एक बार में ही पढ़कर चीजों को लर्न कर रहे हैं। कैसे ये कर रहे हैं आप समझिए कि किस तरह से हमारा गैप बन रहा है। जैसे ही बच्चे जब छोटे होते हैं उनके पास एक बड़ा रिसोर्स है, बड़ी पोटेंशियल है, वो है क्रिएटिविटी। वो हर चीज को क्रिएटिव करना चाहते हैं, उनके पास अंदर एक बहुत बड़ा ड्रीमर है, वो चीजों को देखना चाहते हैं। इसीलिए उनके अंदर बचपन में सपने बड़े होते हैं, आपके भी अगर आपको याद होगा। जैसे जैसे बाप बड़े होते हैं आपकी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है, आपके अंदर चिंतन आने लगता है। अब आपके पास अंदर चिंतन है, आप एक 30 साल के टीचर हैं, एक 4 साल का बच्चा है, आपके अंदर चिंतन है, आप चीजों को लॉजिकली देखते हैं। बच्चा कभी कोई चीज लॉजिकली नहीं देखता। उसने कभी आपसे नहीं पूछा, जब आपने उससे कहा था कि ये वाटर है, ये पानी है, उसने कभी नहीं पूछा ये क्यों है पानी, किसने बनाया पानी, कब बनाया पानी, पानी इसे क्यों कहते हैं। उसने कहा ठीक है पापा ये पानी है। अब वो सबको बता रहा है ये पानी है, बिकॉज उसके अंदर लॉजिक्स नहीं है, सिर्फ वो क्रिएट करना चाहता है अपनी वोकैबुलरी को, अपने वर्ल्ड को। जब उसके अंदर क्रिएटिविटी की पावर है तो फिर चिंतन वाला आदमी उसको ऐसे अपने चिंतन की लॉजिक से क्यों पढ़ा रहा है, उसकी क्रिएटिविटी को क्यों नहीं यूज कर रहा है। अगर मेरी कार डीजल से चलती है तो मैं उसमें क्यों मिट्टी का तेल डाल रहा हूँ, अगर वो कार इंजन से चली है तो मैं क्यों अपने बैलों को उसमें जोड़ रहा हूँ। ये सोचने की बात होगी। हम बच्चों के ऊपर कह देते हैं। पीटीएम में आजकल पेरेंट्स को मैंने देखा है, टीचर्स को देखा है, वो शांत बैठे रहते हैं पेरेंट्स, और टीचर्स सिर्फ ये कहते हैं तुम्हारा बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। कभी टीचर से आपने पूछा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें हम कभी बहस में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको समाधान देने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। जब भी आप लर्निंग करेंगे, आपके लर्निंग के लिए जरूरी क्या है, आप किसी भी बच्चे से पूछे, टीचर से पूछे, आप हमेशा एक ही बात कहेंगे, लर्निंग के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है। कंसंट्रेशन तो एक वेग वर्ड है, अनक्लियर वर्ड है। हमें ये नहीं पता करना क्या है। हमें कथक करना है, हमें कथकली करना है, हमें हाथ यहाँ ले जाना है, हमें डांस करना है, करना क्या है? सिर्फ आंखें खोलकर सब्जेक्ट की तरफ देखना, क्या ये कंसंट्रेशन है? पर ऐसा तो कई बार हमने बहुत सारी चीजों को लर्न किया, हमने तो कभी कंसंट्रेट नहीं किया। हमारा माइंड उनको लर्न क्यों कर गया? क्योंकि दूसरी चीज थी कि जिन चीजों में हमारे कंसंट्रेशन, उन चीजों में हम कंसंट्रेट करते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट आता है। सो दूसरी बड़ी क्वालिटी हमारे ब्रेन के लिए कंसंट्रेशन क्रिएट करने के लिए इंटरेस्ट है। जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा आप हमेशा उसमें कंसंट्रेट कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि यार हमारा पढ़ाई की चीजों, किताबों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, मूवी में क्यों है, हमें सही चीजों में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, गलत में क्यों आ रहा है, हमें ग्रीन वेजिटेबल में हमारे बच्चे का इंटरेस्ट क्यों नहीं है, जंक फूड में क्यों आ रहा है, पेरेंट्स में उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है, पेरेंट्स की बातों में, और दूसरे हीरो हीरोइन की बातों में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट है कि जिन चीजों में हमारा ब्रेन एसोसिएट करता है, लगाव ढूंढता है, जिन चीजों में हमारा ब्रेन एसोसिएटेड फील करता है, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। अब आप कहेंगे राम, लर्निंग भी अनक्लियर वर्ड है, कंसंट्रेशन भी अनक्लियर वर्ड है, इंटरेस्ट भी अनक्लियर वर्ड है, एसोसिएटेड भी अनक्लियर वर्ड है, क्लियरिटी कहाँ है, स्पेसिफिक कब होंगे? अब मैं आपको स्पेसिफिक होना सिखाता हूँ। जिन चीजों में एसोसिएटेड होता है ब्रेन, वो जो 4, 5, 6 क्वालिटी उसकी है, हम 4, 5 क्वालिटी की बात करेंगे। नंबर 1, और ये सवाल का जवाब आप ही देंगे। पहला मैं लेता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके शहर में 2 मूवी थिएटर है, दोनों पर एक ही मूवी लगी है, एक नाम ले लेते हैं XYZ। दोनों मूवी एक ही है, 2 मूवी थिएटर है, दोनों एक साथ है, दोनों का एक ही टिकट का कॉस्ट है, दोनों की स्टोरी एक है, दोनों की हीरो हीरोइन एक है, लेकिन
एक है ब्लैक एंड व्हाइट, एक है कलर्ड। लोग किसे देखेंगे? जवाब आप कहेंगे वो मुझे पता है, जवाब होगा कि लोग कलर्ड को देखेंगे। याद रखिएगा, जब भी चीजें हमारे ब्रेन के लिए कलर्ड होगी, हमारा ब्रेन उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता है, एसोसिएटेड हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा कलरफुल चीजों को लाइक करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को नहीं। जिन चीजों में आपका कलर, आपका माइंड कलर पकड़ेगा, उन चीजों में वो एसोसिएटेड हो जाएगा। एक काम करके देखते हैं, आप किसी भी मेमोरी को याद करो, चाहे वो अच्छी या खराब है, इस वक्त भी, पास्ट की, जो आपको याद आती है, आप इमीडिएटली जाएंगे और पाएंगे कि वो जो इमेजेस हैं दे आर कलरफुल, और कई बार वो कलर्स आर वेरी ब्राइट। इसी ब्राइटनेस की वजह से, इसी कलरफुलनेस की वजह से वो हमारा ब्रेन उस चीज के साथ एसोसिएटेड है और उसने लर्न किया हुआ है उस मेमोरी को, चाहे वो अच्छी या खराब है। दूसरी चीज, मैं ये कहता हूं कि वो जो कलरफुल मूवी है, अब दूसरी चीज है, मैं आपसे पूछता हूं कि सोचिए कि एक मूवी की तरह चल रही है, जिसमें कैरेक्टर बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक स्टिल फोटोग्राफ में आ रही है, लोग किसे देखेंगे? फिर जवाब आएगा मूवी को। याद रखिएगा, जो भी चीज हमें याद है, ये याद होती है, वो मूवी में पड़ी होती है, उस मेमोरी को फिर देखेगा। जो मैंने अभी आपसे कहा था, आप पाएंगे कोई भी है, उसमें एक से ज्यादा फ्रेम है, और वो फ्रेम के बाद फ्रेम आ रहा है, और आप कई बार बताते भी हैं, और बताते हुए आपके हाथ भी चलते हैं। ये शो कर रहा है कि इस वक्त आपके दिमाग में ये मेमोरी नहीं चल रही, बल्कि मूवी चल रही है। उस मूवी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आपका हाथ, आपके कंधे, आपका एक्सप्रेशन, आपकी आंखें, ये सब बताते हैं। तीसरी चीज, अब मैं कहता हूं एक मूवी कंप्लीटली साइलेंट है और एक है फुल ऑफ म्यूजिक, साउंड, डायलॉग, किसे लोग देखेंगे? आपका जवाब एक बार फिर आएगा जिसमें साउंड होगी। एक बार फिर याद रखिएगा, हमारा ब्रेन उन चीजों से एसोसिएटेड हो जाता है जिनमें साउंड होती है। इसीलिए कुछ चीजें जो आपको 10 साल पहले किसी ने कही थी, चाहे वो प्यार में कही थी या वो किसी गुस्से में कही थी, आपको कोई जोर से बोला था या इस तरह से बोला था कि जिसकी बात आपको याद है, वो साउंड आज भी पड़ी है। और ये साउंड कई बार आपको बड़ा या तो आनंद देती है, कई बार पेन भी देती है। रात भर आप उन्हीं साउंड के साथ जुड़े रहते हैं, और ये साउंड हमेशा एक मीनिंग क्रिएट करते हैं अपने आपके ब्रेन के लिए। चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोचिए कि आपके घर में एक बड़ी सी एल्बम पड़ी है, उस एल्बम को आप देख रहे हैं, एक के बाद एक फोटो के देख रहे हैं, और सडनली एक बड़े से फोटोग्राफ में जिसमें बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आपका एक कोने में छोटा सा चेहरा दिखाई देता है। बताइए आपकी आंखें कहां जाएंगी? आपका जवाब आएगी अपने चेहरे पर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए आई इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हमारे लिए मैं हमेशा इंपॉर्टेंट हूं। इसीलिए दुनिया का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है आई, मैं। जब हमारा ब्रेन जहां भी मैं देख लेता हूं या मेरा देख लेता है, वो हमेशा उसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है। आपने मेरी कार टच करी, इसकी वजह से रोड रेज हो जाती है। आपने मेरी इंसल्ट की, ये मेरी सीट है, बच्चे लड़ते हैं। वो कभी ये नहीं कहते ये लकड़ी की सीट है, ये स्टूल लोहे का है, ये स्टील का है, लकड़ी का। वो कहते हैं ये मेरा है। जहां जहां आपने मेरे को जोड़ा है, वहां आपने उसके साथ अपना एसोसिएशन क्रिएट कर लिया। और पांचवी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सोचिए कि आपके सामने से अगर आप किसी शहर के 1,000, 2,000 या 10,000 लोग आपके सामने से गुजार दिए जाएं, एक दिन बाद, 2 दिन बाद कितने याद रहेंगे आपको? शायद एक भी नहीं। आपका माइंड उन्हें डिलीट करता चला जाएगा। लेकिन सोचिए कि उन 10,000 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जिसको सचमुच में पूंछ, टेल निकली हुई थी, और अपनी पूंछ से वो मच्छर मक्खी को भगा रहा था। सोचिए एक इवेंट कि एक आदमी जिसको लंबी सी पूंछ निकली हुई है। अब क्या इस घटना को आप भूल सकते हैं? जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं भूल सकते? क्यों? बिकॉज इट वॉज यूनिक। आपने देखा कि ये घटना यूनिक है, ऐसा हुआ नहीं कभी। और जो चीज नहीं हुई, जैसे ही आपका ब्रेन उसे देखेगा, वो इमीडिएटली उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए बचा कर रखेगा। और आपसे कोई 10 साल बाद भी पूछे, आप उसे बता सकते हैं, हाँ मैंने इस शहर में एक आदमी को देखा था, उसकी लंबी सी पूंछ थी। और दूसरी बात है कि आज सुबह आपने क्या खाया ये भूल गए। ये 5 चीजें जब भी हम एसोसिएट करते हैं, जब भी हम लागू करते हैं, हमारा ब्रेन उसके साथ एसोसिएट होकर उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता है। क्रिएट करने के बाद कंसंट्रेशन पैदा हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, और आप उसे लर्न कर लेते हैं। पर इसको आप यकीन कैसे करेंगे? इस यकीन करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक वर्ड्स लिखूंगा, और उन वर्ड्स को हम एक बार में देखेंगे कि अगर हम ये लगाएं, ये फॉर्मूला लगाएं, तो क्या हम उसके साथ एसोसिएट होकर, उसके साथ कंसंट्रेशन बनाकर लर्न कर सकते हैं। और मैं आपसे ये कहूंगा कि अब आप कंसंट्रेट भी नहीं करेंगे। कितने वर्ड्स लिखने चाहिए मुझे? साइकोलॉजी कहती है कि
हम एक बार में 5 से 7 चंक्स को, 5 से 7 टुकड़ों को याद कर सकते हैं। अधिक आप रटेंगे तो 9 तक जा सकते हैं, सिर्फ 9 तक। अगर हमारा साइकोलॉजी खुद ही ये कह रहे हैं कि एक बार में हम 7 चंक्स तक यूजुअली लर्न करते हैं, फिर हमारे बच्चों को चंक्स ज्यादा क्यों दिए जा रहे हैं? इसका सवाल मुझे भी नहीं पता चला आज तक जवाब, पर मैं ये बताता हूं कि जब भी आप रटकर चीजों को याद करेंगे, इसे हम रोट मेथड करते हैं, ROTE। और रोट मेथड का मतलब है रटकर याद करना। और जिन लोगों ने रोट मेथड को रिकमेंड किया था, उन्होंने खुद माना था इट इज द पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ योर मेमोरी। ये सबसे कमजोर मेमोरी का पार्ट है आपका, क्योंकि जब भी आप रोट मेथड यूज करेंगे, यू आर यूजिंग, कोई भी सेंस यूज नहीं कर रहे हैं, एंड द स्टडी बिकम्स नॉनसेंस। पर जब आप इनको यूज कर रहे हैं, आप देखिएगा आपकी विजुअल सेंस यूज हो रही है, मूवी और कलर में, साउंड यूज हो रही है। और जब भी आप आई को कर रहे हैं, तो आपका जो इनर पार्ट है, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसके साथ पहचान बनाने की, वो उसके साथ लग जाती है। कैसे यूज करेंगे? अभी हम एक छोटी सी यहाँ पर आपको वर्ड मैं लिख रहा हूँ और उनको फिर एक बार मैं आपको लर्न करा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे वायदा किया था कि अगर आप कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि आप इंटरेस्ट क्रिएट करें। इंटरेस्ट के लिए जरूरी है कि आप उसमें एसोसिएटेड हो। एसोसिएशन के लिए मैंने 5 चीजें आपको बताई हैं। नंबर 1, ये मूवी होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, आई को उसमें होना चाहिए, एंड इट शुड बी यूनिक। मतलब वो जो मूवी होनी चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, वो इवेंट जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। और वो जितनी फनी होगी, जितनी वो हंसी, उसमें जितनी ज़्यादा ह्यूमर होगी, उतना ही बच्चे लाइक करेंगे। बिकॉज उनकी पहली नेचर है हंसना, प्लेफुल जोन में रहना। वो हमेशा हंसना चाहते हैं, और जब वो हंसना चाहते हैं, इट इज द बेस्ट स्टेट फॉर देयर लर्निंग ऑल्सो। सो उनको हंसाते ही क्यों नहीं? मैंने आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 30-31 वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर हम इसको रट कर याद करें तो किस इस तरह से करेंगे, बैग वाटर बिल गेट्स बाइक, बैग वाटर बिल गेट्स बाइक, बैग वाटर एग लाइक दिस। जब आप इसे याद कर रहे हैं तो बार बार आप इस साउंड को क्रिएट कर रहे हैं, और वो साउंड वहां मिल भी सकती है जब वो याद होगा, और नहीं भी मिल सकती। और जैसे जैसे ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, आपके ब्रेन को रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि ब्रेन को आप गलत तरीके से यूज करें कि बात नहीं बनेगी। आप अपनी बड़ी सी कार को अगर बैलगाड़ी की तरह खींचेंगे तो कार, आपको भी पता चलेगा कि ज्यादा दूर तक आप चल नहीं सकते। जब हम ये रेफरेंस ले लेंगे तो फिर आप दूर तक चलने की बात सोचेंगे भी नहीं। यही हमारे बच्चों के साथ भी हो रहा है। पर अब मैं आपको कुछ क्या करूंगा, मैं उस टेक्निक से जो आपको मैं अभी बता रहा था, उससे इसको इन वर्ड्स के बारे में कुछ बताऊंगा। अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप इधर उधर की खूब बात सोचेंगे, आप कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे, और कमाल की बात है फिर भी आप 100% रिजल्ट देंगे। सोचिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा पहला वर्ड, और इसको मैं मिटाता रहूंगा यहाँ से। अब इमेजिन करिए पहला वर्ड बैग। इमेजिन करिए आपके पास एक बड़ा सा बैग है, आप उसे उठा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वाटर। अब इमेजिन करिए बैग की चेन खोलकर उसमें बहुत सारा वाटर डाल रहे हैं, वाटर को डालते हुए देखिए। नेक्स्ट वर्ड इज बिल गेट्स। आप उस वाटर को आप फेंक रहे हैं बिल गेट्स के ऊपर, जिसने काला कोट पहना हुआ है और अपने कोट से पानी को झाड़ रहा है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज बाइक। और इमेजिन करें कि बिल गेट्स रेड कलर की एक बाइक को स्टार्ट कर रहा है। घर की आवाज सुनिए, और इमेजिन करिए आप भी बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज माउंटेन। और इमेजिन करिए वो बाइक जा रही है एक माउंटेन के ऊपर। माउंटेन के ऊपर जाइए जो ग्रे कलर का है। नेक्स्ट वर्ड इज कैट। नाउ इमेजिन करिए कि आपको माउंटेन के ऊपर एक बड़ी सी सिल्वर कलर की एक कैट आपका वेलकम कर रही है, मुस्कुराते हुए, आपको हाथ मिलाते हुए। नेक्स्ट वर्ड इज रिवर। नाउ इमेजिन करिए कि वो कैट आपका हाथ पकड़कर छलांग लगा रही है एक बड़ी सी रिवर के अंदर। रिवर के अंदर जाइए, छलाक छपा के आवाज सुनिए, वहां पर पानी के साथ एंजॉय करिए। नेक्स्ट वर्ड इज सलमान। नाउ इमेजिन करिए वहां पर फिल्म एक्टर सलमान आपका हेलमेट उस रिवर में आपका वेलकम करता है। सलमान को वहां पर देखिएगा बढ़िया सा गाना गाते हुए। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेप्स। और इमेजिन करिए सलमान खान इज गिविंग यू ब्लैक ग्रेप्स। सलमान खान आपको काले ग्रेप्स दे रहा है, लेना शुरू करिए और 1-2 खाना भी शुरू करें। नेक्स्ट वर्ड इज कैमल। अब इमेजिन करें ब्लैक ग्रेप्स आप खाकर, थोड़े से ग्रेप्स आप अपने फ्रेंड कैमल को खिला रहे हैं। कैमल को खिलाइए, और कैमल कह रहा है कि मैं आपको एक राइड दूंगा, और आप कैमल की पीठ पर बैठते इमेजिन करिए और जा रहे हैं एक ट्रेन के अंदर। कैमल कहाँ लेके जा रहा है? इमेजिन करिए रेड कलर की ट्रेन के अंदर, और ट्रेन को आप चला रहे हैं। छुक छुक की आवाज सुनिए, और ट्रेन जा रही है एक बड़े से हॉस्पिटल में। ग्रीन कलर की बिल्डिंग देखिए जहां पर हॉस्पिटल लिखा हुआ है। अब हॉस्पिटल में जैसे जाते हैं वहां पर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। इमेजिन करिए वहां पर एक बड़ा सा लॉयन आपकी हेल्प कर रहा है।
वो आपसे वेलकम कर रहा है, लॉयन को देखेगा, और लॉयन आपको दे रहा है पीने के लिए माजा, येलो कलर का ड्रिंक देखिएगा मीठा, आप उसे पीना शुरू करते हैं और कुछ माजा आप ऑफर कर रहे हैं अपने फेवरेट हीरो अजय देवगन को। इमेजिन करिए अजय को, और अजय आपसे कह रहे हैं कि आपने मुझे माजा दिया है, थैंक यू वेरी मच, मैं आपको सैर कराऊंगा एरोप्लेन में। अब अजय के साथ आप इमेजिन करिए यू आर गोइंग इनसाइड अ प्लेन, आप एक प्लेन के अंदर जा रहे हैं, प्लेन के अंदर की सीट्स का कलर देखिएगा, ब्लू कलर की सीट्स हैं, आप प्लेन को उड़ा रहे हैं और प्लेन को आप उतार रहे हैं गार्डन के अंदर। इमेजिन करिए एक बड़ा सा गार्डन, और इमेजिन करिए गार्डन के हर पेड़ के ऊपर फल नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, वहां लटकी हुई है गर्मा गर्म मैगी। नाउ इमेजिन करिए आप मैगी को खा रहे हैं, गर्मा गर्म मैगी को टेस्ट कर रहे हैं, और कुछ मैगी को आप डाल रहे हैं कहाँ, अपनी शर्ट में, ब्लू कलर की शर्ट में डालिए, और शर्ट को लेकर आप जा रहे हैं अपने स्कूल। अपने स्कूल को देखिए, बिल्डिंग को, और इमेजिन करिए स्कूल की बिल्डिंग के बाहर कौन बैठा हुआ है। अगला वर्ड है मंकी। नाउ इमेजिन करिए स्कूल की बिल्डिंग के सामने गेट पर बैठा हुआ है मंकी, चश्मा लगाए हुए, और अगला वर्ड है न्यूज़पेपर, और मंकी आपको दे रहा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लीजिए मंकी से और उसे खोलना शुरू करिए। अगला वर्ड है ताजमहल, और देखेगा उस न्यूज़पेपर के ऊपर एक बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई देती है व्हाइट संगमरमर की, और वो है ताजमहल। ताजमहल के अंदर जाना शुरू करिए और इमेजिन करिए कि ताजमहल के अंदर आपको मिलता है ब्लैक हॉर्स, काले रंग का घोड़ा। आप घोड़े की सवारी करना शुरू करें और देखिए, इमेजिन करिए कि आप घोड़े के साथ ऊपर बैठकर जा रहे हैं कहाँ, मून के ऊपर। मून पर जाइए, चांद पर जाइए, और इमेजिन करिए मून के ऊपर आपका वेलकम कर रही है फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर। करीना कपूर को देखिएगा, पिंक कलर की ड्रेस में है वो, एंड शी इज ऑफरिंग यू अ मोबाइल, और यहाँ इमेजिन करिए वो आपको व्हाइट कलर का एक मोबाइल गिफ्ट कर रही है। अब मोबाइल को ऑन करिए और इमेजिन करिए, अगला वर्ड है टैंक, कि उसकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक टैंक चलते हुए दिखाई दे रहा है। टैंक को चलते हुए देखिएगा, आप टैंक चला रहे हैं और टैंक जा रहा है कहाँ, एक मैरिज पार्टी में। नाउ इमेजिन करिए मैरिज पार्टी में आप कार लेके नहीं जा रहे, क्या लेके जा रहे हैं, टैंक लेके जा रहे हैं ग्रीन कलर का। और मैरिज पार्टी में देखिए, इमेजिन करिए आपको खाने को मिल रहा है वाटरमेलन, तरबूज, बड़े तरबूज को देखिएगा, और इमेजिन करिए आपने तरबूज को काटा 2 टुकड़ों में, उसको जैसे ही काटते हैं इमेजिन करिए उसके अंदर से आपको बहुत बड़ी सी गोल्डन रिंग्स मिलती हैं, और मैंने इसको मिटा दिया है। अब आप खुद सोचिएगा, पहले वर्ड पे आपको जैसे मैं याद दिलाऊंगा तो आपके सभी वर्ड्स याद आ रहे हैं। पहला वर्ड था बैग, खोलिए क्या डाला था आपने, आपको याद आएगा वाटर। वाटर किसके ऊपर डाला, जी हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल गेट्स। अगला वर्ड, बिल गेट्स ने क्या स्टार्ट किया था, अब आपको याद आना शुरू हो गया, वो बाइक थी। बाइक को लेकर कहाँ गए थे आप, यस यू आर राइट, माउंटेन। माउंटेन पर आपको कौन मिली थी, नेचुरली कैट। उसने आपके साथ कहाँ छलांग लगाई थी, इमेजिन करिए रिवर। रिवर में आपको कौन मिले थे, एक फिल्मी हीरो सलमान, उन्होंने आपको क्या दिया था, ग्रेप्स। और इस तरह से आप देखिएगा पूरी की पूरी लाइन, पूरी की पूरी सीरीज आपके पास तैयार है। ऐसा क्यों हुआ है, इमेजिन करिए वो उस तरह से हुआ है कि ये हम हैं और हमारे पास अनलिमिटेड स्टोर है जिसका नाम है अनकॉन्शियस माइंड मेमोरी। यहाँ पर हमेशा जितनी भी चीजें मेमोरी में पड़ी होती हैं वो हमेशा न्यूरल पाथवे में पड़ी होती है, इसे हम कहते हैं न्यूरल पाथवे। जो ये पाथवे शुरू हुआ है, जो बैग से शुरू हुआ है, वाटर, बिल गेट्स से होता हुआ करीना कपूर, मोबाइल, टैंक, मैरिज पार्टी से होता हुआ वाटरमेलन से और रिंग तक गया, ये यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ पर खत्म हुआ है। जैसे ही यहाँ पर अगला, आप इमीडिएट जैसे एक वर्ड पर पहुंचते हैं अगला वर्ड इमीडिएटली उसके साथ जुड़ा हुआ नजर आता है, इसे हम लिंक मेथड भी कहते हैं। जैसे ही आप पीछे से भी शुरू करेंगे तो आप याद कर रहे होंगे कि एक एक वर्ड आपको पास्ट से भी याद है, पीछे से भी याद आ रहा है, मीन्स बैक टू बिगनिंग भी याद आ रहा है। इसे हम माइंड मैप भी कहते हैं। और आप देखेंगे कि जो वर्ड, 7 वर्ड को भी अगर आप रट कर याद कर रहे थे, अब तक आपने ऑलमोस्ट 31 वर्ड्स को बगैर रटे याद कर लिए। ये मेथड था जो रोट मेथड है, वो रटने वाला मेथड है, ये हमेशा बोरिंग है बच्चों के लिए। मैं आगे बताऊंगा क्यों। और ये जो वर्ड था विजुअलाइजेशन वाला जो था, ये इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। जब आप उन वर्ड्स को याद कर रहे थे, क्या आपको ऐसा लगा कि वर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए, या ऐसा लग रहा था कि अभी और वर्ड्स होंगे? तो आपका जवाब होगा और भी होते तो कोई फर्क ना पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगला वर्ड होता है कि एलिफेंट, तो इमेजिन करिए आप ये रिंग एलिफेंट को पहना रहे हैं
अगला वर्ड होता है पौंड। अब इमेजिन करें एलिफेंट पौंड के अंदर जा रहा है, और ये लिस्ट जितना लंबा होगा उतना ही न्यूरल पाथवे बढ़ता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कितना लंबा हो सकता है? अनलिमिटेड। आपने एक एक सीरियल को 8-8 साल देखा है। क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी में जब भी न्यूरल पाथवे बनते रहेंगे, हमारे नए न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली पैदा होते रहेंगे। ये हमारी खास बात है, बशर्ते कि वो आई के साथ हो, मूवी के साथ हो, यूनिक हो। ऐसा कभी हुआ नहीं बैग में वाटर डाल के आपने बिल गेट्स के ऊपर डाला, क्योंकि ये यूनिक है इसलिए ब्रेन ने इसको उठा लिया है। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा इजी है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा वर्ड्स हो गए? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा स्ट्रेसफुल है? नहीं, बल्कि एंजॉयबल था। आप कई जगह हंसे भी हैं, मुस्कुराए भी हैं। रोट मेथड और इसमें दोनों में फर्क क्या है बच्चे खुद बताएंगे। इट सीम्स टू बी वॉचिंग कार्टून नेटवर्क। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चा एक कार्टून नेटवर्क को देखकर खुश होता है। आपने उसी की लैंग्वेज में उसको सब चीजें सिखा दी हैं। पर आप ये कहेंगे ये वर्ड्स थोड़े आते हैं, ये वर्ड्स तो नहीं आते ना हमारे एग्जाम में। एग्जाम में तो वोकेबुलरी आती है, एग्जाम में तो लॉन्ग पैराग्राफ्स आते हैं, एग्जाम में तो लंबे पैराग्राफ्स आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा और नमूना दिखाऊंगा कि अगर वो ये टेक्निक कहाँ लागू हो सकती है। मेरा जवाब होगा हर जगह। पहाड़े, आप सोचिए कि पहाड़े जैसी चीज को आप एक बार में लर्न कर सकते हैं। उसमें सिर्फ 8 ही तो स्टेप हैं। 1 जा और 10 जा को आप याद नहीं करते हैं। 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा, 8 जा, 9 जा। मीन्स आपके पास 8 स्टेप हैं। मतलब आप एक बार में 8 वर्ड्स को ही तो लर्न करना है, बशर्ते कि आप उन्हें पिक्चर में डाल लें। हमारा ब्रेन पिक्चर ब्रेन होता है, लर्न हम कर रहे हैं ऑडियो ब्रेन से ज़्यादा, और वो ऑडियो ब्रेन भी हमारे अंदर की ऑडियो से कोई उसका मतलब नहीं है। इसीलिए तो हम अपने ब्रेन का पूरा यूज नहीं करते। हमारा ब्रेन का यूज होता है जब हम किसी भी चीज़ को लर्न करते हो विजुअल्स में, किसी मूवी में, कलर्स में, साउंड में, आई को जोड़ते हुए, पिक्चर को यूनिक बनाते हुए एक न्यूरल पाथवे बना लेते हैं। वो हमेशा हमें याद रहता है, हमेशा। अगर इसी सीरीज को आप एक बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर याद कर लेंगे, अगले 3-4 महीने तक याद रखेंगे। इन 3-4 महीनों में एक बार सिर्फ आप किसी भी वक्त बगैर इस सीरीज को देखे हुए एक बार फिर इस न्यूरल पाथवे पे चल लेंगे, तो ये कुछ वैसे ही होगा जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और आपको रास्ता याद हो जाता है। ये मेंटल वे पाथ है। इसे आप कभी तक भी आप रिटेन कर सकते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जब तक आप चाहें। अब सवाल होगा कि इससे आगे क्या करें? क्या मैप याद हो सकते हैं? क्या डायग्राम्स याद हो सकते हैं? क्या हमारे सारे के सारे विटामिन, उनके सोर्सेज, उनके यूजेस याद हो सकते हैं? मेरा जवाब होगा हाँ। यही तो हम अपने बच्चों को करा रहे हैं इन कोर्सेज में, जिसका नाम है एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग एनएलपी के द्वारा। मैं आपको एक डेमो और देता हूँ। इस डेमो में हम देखेंगे वो चीजें जो थोड़ा सा मुश्किल है और जो हमारे काम में आती हैं, रोज हमारे काम में आती है। इसके लिए मैं अलग से एक कंटेंट यहाँ आपके लिए लिख रहा हूँ। लिखने के बाद मैं आपको उसमें एक नई चीज को रिवील करूंगा, जिससे आप अपने बच्चों को अनलिमिटेड हेल्प कर सकते हैं मेरे बगैर भी। अगर आप हमें मौका देंगे, मेरे और मेरे ट्रेनर्स को मौका देंगे, तो आपके लिए बहुत चीज़ों को आसान करके लेकर आएंगे। एक बार में हम आपके बच्चों के फियर को खत्म कर देंगे। अगर उसे किसी सब्जेक्ट का डर है तो हम उसके पैटर्न को वहाँ से हटाएंगे, क्योंकि डर भी उसका न्यूरल पाथवे में ही पड़ा है। हम कहीं से भी उसको तोड़ सकते हैं। जैसे ये लिंक टूट गया, अब वो नेक्स्ट तक नहीं जाएगा। हम आपके बच्चों को सिखाएंगे, पैटर्न को डालेंगे कि जैसे उसका एक सब्जेक्ट में मन लगता है, वही पैटर्न यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट में भी हो और वो एक ही पैटर्न पर हो। हम उनको सिखाएंगे कैसे अपनी पास्ट की मेमोरी से पीछा छुड़ाएं, जो हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। अनलिमिटेड लोगों की मेमोरी को, उनके पास्ट से जो पड़ी हुई मेमोरी उनको हटा रहे हैं। देखते हैं कि कुछ एक वर्ड्स मैं और लिख रहा हूँ। इन वर्ड्स के बाद मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा कि कैसे आप लर्न करा सकते हैं उस कठिन से कठिन कंटेंट्स को जो आपके बच्चों को लर्न नहीं हो पा रहा है अदरवाइज। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इस बार ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये वही वर्ड्स हैं जो आपके बच्चों को या आपको लर्न करने होते हैं। मैंने आपसे वायदा किया था कि वो वर्ड्स सचमुच में वैसे नहीं आएंगे, हम उनको उस तरह से लर्न नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आपको एक कदम और आगे लेकर जाता हूँ। यद्यपि ये कदम आगे तक चलते रहेंगे जब हम नई नई चीज़ों को लर्न करेंगे, जहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, हिस्ट्री डेट्स, एब्रीविएशंस, लॉ के डिफरेंट क्लोजेज एक बार में आप लर्न कर लेंगे। लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई है, ये है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे इमेजिनरी हैं, ऐसा है नहीं। इसीलिए मैंने इनको लर्न कराने की कोशिश की कि हम इस कंटेंट्स को कैसे याद करेंगे।
लिखा हुआ है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड नंबर 1, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कार्बोनेट, सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गन, फ्लोरीन, बॉक्साइट, ऑक्सीजन, पोलोनियम, कोबाल्ट एंड क्लोरीन। ये कुछ वर्ड से लिखे हुए हैं, मान लेते हैं ये 10 नाइट्रिक एसिड के यूजेस हैं। पहली तो बात, अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे इसमें बताइए कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग कार्बोनेट कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिसे आप अगर याद रखें तो इस लाइन को फॉर्म कर सकते हैं। आप कहेंगे कार्बोनेट। कार्बोनेट को फिर कैसे याद करें? इससे पहले कि हम इसे याद करें, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आधी रात का वक्त है, आप अपने घर पर हैं, आपके घर पर तभी एक बड़ी सी नॉक होती है, टक 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 टक, दरवाजा खोलो। आप विंडो से देखते हैं या हॉल से देखते हैं कि कोई अजनबी वहां खड़ा है जिसे आप नहीं जानते। क्या आप दरवाजा खोल देंगे? जवाब आएगा नहीं। इवन एक छोटा सा बच्चा भी इस सवाल का जवाब दे देगा, नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि हम 3 डरों के साथ पैदा होते हैं। ये हमारे पैदाइशी डर हैं। एक फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर हमेशा हमारा एक नॉर्मल फियर है। सेकंड इज फियर ऑफ साउंड, आवाज का डर। कई बार आप दरवाजा बंद हुआ तब तक आप डर चुके होते हैं जब तक वो आवाज भी पूरी नहीं होती, जब आप लेटे हुए हैं, सो रहे हैं या आधी नींद में। और तीसरा है फियर ऑफ अननोन, अनजान का डर। फियर ऑफ अननोन, जो भी चीज हमारे सामने पहली बार आती है हमेशा हम उसके लिए कंसर्न रहते हैं। हम नई जगह जाते हुए हमेशा चौकन्ने हो जाते हैं, नए लोगों से मिलते हुए। पर याद रखिएगा, ये तो सारी की सारी चीजें अननोन है। इनको कैसे लर्न करेंगे? हमारा माइंड पहली बार में कहेगा नहीं, आई डू नॉट वांट टू लर्न, इट इज न्यू थिंग। हमारे बच्चों को तो हर रोज अननोन चीजें सीखनी पड़ती है। हर रोज उन्हें अननोन का सामना होता है, तो उनका पहली थॉट क्या आएगी? लेट मी हैव फियर अबाउट इट। और फियर की स्टेट क्या? कभी भी क्रिएटिविटी की स्टेट हो सकती है, लर्निंग की स्टेट हो सकती है। मेरा जवाब होगा कभी नहीं। फियर में आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। फियर में तो हमेशा एक सर्वाइवल ढूंढता है बड़ी, कि किस तरह से इस फियर से बाहर आया जाए। यहां पर ये सारे वर्ड्स अननोन ही है। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछता हूं। सपोज वो आदमी जो दरवाजे के बाहर है वो आपसे कहता है कि सुनिए, मैं आपके फ्रेंड का भाई हूं या बेटा हूं। वो पूरा का पूरा रेफरेंस आपको देता है। फिर आप कहते हैं हाँ हाँ मैं पहचान गया, और आप उसे अंदर बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो अननोन नहीं रहा। उनको अननोन में से आपको क्या मिल गया? उस अननोन में से आपको मिल गया एक नोन आदमी, जान पहचान का आदमी। जैसे ही आपने जान पहचान वाला ढूंढा उस अननोन में से, आपके ब्रेन ने उसे परसीव करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अगर हम ऐसे ही करें तो यहां पर किया जा सकता है। और यहां पर बच्चों को ये कला बहुत आती है, और इस कला के वो मास्टर भी हैं। और इस कला को अगर आप उनको पहले से सिखाएं तो उन्हें रोट मेथड जैसी चीजें तंग नहीं करेंगे, जो चीज उनको रटनी है। कई बार टीचर या आप भी कहते हैं नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा याद रखना चाहिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, 90% जगहों पर कोई अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करती। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये आपको याद ही करना होगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग अब खत्म हो गई है। इंफॉर्मेशन के बाद अंडरस्टैंडिंग इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 और 2 = 4 ये नहीं है। सो जितने भी अगर आप देखें केमिकल, अगर मैं कहूँ केमिकल कन्वर्जेंस हैं, केमिकल फॉर्मूले, केमिकल इक्वेशंस हैं, उसमें आप क्या लॉजिक्स लगाएंगे? कोई भी फॉर्मूला चले उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक लग जाएगा। आपको फ्लोरल फॉर्मूले याद करने हैं अपनी CPMT की तैयारी के लिए, उसमें आप क्या लॉजिक लगाएंगे? आप नाइट्रोजन साइकिल आपको याद करना है, वो याद करना है, उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या लगाएंगे? आपको क्रेब साइकिल लर्न करनी है, करनी है, उसमें लर्न क्या करेंगे? आपको 7 सिस्टर्स का जो मैप है याद करना है नॉर्थ ईस्ट का, हमारे देश के, जहाँ पर आसाम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा है। वहां पर एक बार आपको देखने के बाद इसमें क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है कि आसाम के बाद हमें मेघालय आएगा? नहीं, कभी नहीं। सो ये तो एक एक्सक्यूजेज मात्र है जब हम इनकी बातें करते हैं। हो सकता है 1-2-4 चीजों में हो कि भाई ये थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपने ढूंढ ली, जहां पर आप बेसिकली मैथमेटिक्स की बात करते हैं। पर जहां पर आपके पास जूलॉजी, बॉटनी, 70% ऑफ केमिस्ट्री, 100% ऑफ सोशियोलॉजी या फिर आप केमिस्ट्री, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैं, वहां पर तो सारा मेमोरी है, और उन चीजों को रिटेन करना ही आपकी पावर है। अगर उस पावर को आप नहीं जानते हैं तो आप हमेशा अधूरे फील करेंगे। जब इसकी बात कर रहे हैं
तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ये नाइट ट्रिक नहीं है, बल्कि एक नाई है जो ट्रिक खेल रहा है आपके साथ। नाई मीन्स वही बाल काटने वाला, और वो ट्रिक, वो आपके साथ ट्रिक खेल रहा है। अगला वर्ड देखिएगा, ये कार्बोनेट जो दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये कार का बोनेट दिखाई दे रहा है, कार बोनेट। सोडियम मैंने नहीं देखा, अननोन है, लेकिन मैंने सोडा वाटर तो देखा है। मैंने मैग्नीशियम नहीं देखा, मैगी तो देखी है। मैंने आर्गन नहीं देखा, एयर गन तो देखी है। मैंने फ्लोरीन नहीं देखा, फ्लोर के ऊपर रिन पड़ी हुई साबुन, रिन साबुन तो देखी है। बॉक्साइट नहीं देखा, लेकिन बॉक्स जो टाइट खुलता है वो तो देखता है, देखा है। ऑक्सीजन नहीं देखा, ऑक्स जो जैन कार चला रहा है ये तो देख सकते हैं। छोटा सा क्लू काफी है। आपने पोलो, एक पोल तो देख सकते हैं, एक बड़ा सा पोल देख सकते हैं जिसके ऊपर नियम लिखे हुए हैं, यहां गाड़ी मत चलाइए। कोबाल्ट, काऊ जो बेल्ट लिए खड़ी है। क्लोरीन, काले रंग की रिन तो देख सकते हैं। और आपके पास अब सारा कुछ विजुअल में है, और आपका ब्रेन विजुअल ब्रेन होता है, और आप वही कर सकते हैं कि यूनिक सी पिक्चर बनाइए, फनी सी पिक्चर बनाइए। इमेजिन करिए एक नाई आपके साथ ट्रिक खेल रहा है, मैंने मिटा दिया, और ट्रिक खेलते हुए वो आपकी व्हाइट कार का बोनट उठाता है, और जैसे देखिए कार के बोनट उठते ही उसमें से बहुत सारा सोडा वाटर निकलते हुए देखेगा, सोडियम याद आएगा। अब आप इमेजिन करें सोडा वाटर को आप कलेक्ट करके घर ले जा रहे हैं, और अगला वर्ड है मैग्नीशियम, आप उसमें मैगी, 2 मिनट मैगी उबाल रहे हैं, मैगी उबल गई है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्गन, आप उसे प्लेट में नहीं रख रहे हैं, आप उसे रख रहे हैं एयर गन के अंदर, और एयर गन को शूट कर रहे हैं। अब इमेजिन करिए एयर गन के शूट करते वो एयर गन और मैगी दोनों गिरते हैं पड़ोसी आंटी के फ्लोर के ऊपर, फ्लोरीन, फ्लोर, और वो आपसे रिन देके, साबुन आपके हाथ में देके कह रही है चलो इसको साफ करो। और जब आप साफ करते हैं तो देखिए फ्लोर के ऊपर आपको दिखाई देता है एक बड़ा सा बॉक्स जो बड़ा टाइट खुलता है, और जैसे टाइट खुलता है आप देखिए उसमें से क्या आपको दिखाई देता है, ऑक्स एंड जैन, एक ऑक्स जो जैन कार चला रहा है, और आप भी उस जैन कार में बैठते हैं और जाते हैं, चढ़ जाते हैं एक पोल के ऊपर जहां पर नियम लिखे हुए थे। अब इमेजिन करो पोल के ऊपर बहुत सारे काऊ हैं, काऊ हैं जो आपको बेल्ट ऑफर कर रही है, बेल्ट, और इमेजिन करिए उस बेल्ट को आप काले रंग की रिन से धो रहे हो, क्लोरीन याद आएगा। अब आप इमेजिन करिए यहाँ पर क्या था, अब आप कहेंगे नाइट ट्रिक, और जैसे ही नाइट ट्रिक याद आएगा आपको कार का बोनट याद आ रहा है, असलियत में आपको कार्बोनेट याद आ रहा है, और कार्बोनेट कार का बोनट जैसे याद आ रहा है अगला वर्ड आपको याद आना शुरू हो गया, एंड दैट इज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये सोडियम होगा। अब कमाल की बात यह है कि मैंने तो कार का बोनट एंड सोडा वाटर याद कराया था, फिर आपके ब्रेन ने उसे सोडियम क्यों पकड़ा? सोडियम में आपने मैग्नीशियम क्यों याद आ रहा है? मैग्नीशियम के बाद आर्गन, आर्गन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद पोलोनियम, देन कोबाल्ट, देन क्लोरीन। ये क्यों याद आ रहे हैं? आपको तो याद कुछ और कराया गया था, वो इस तरह से कराया गया था। आपके पास दो माइंड है, वन इज क्रिएटिव माइंड, वन इज क्रिएटिव माइंड जो चीजों को क्रिएट करता है, एंड सेकंड इज लॉजिक माइंड जो लॉजिक देखता है उसमें। इसे समझने के लिए आप एक छोटी सी कहानी को इस तरह से समझे कि सोचिए कि आप ए स्टेशन से चले और आपको अपने घर जाना है, ये आपका होम है, और यहाँ से आपको एक रोड आपको पता है कि ये रोड यहाँ से जाती है, और आपने ये रोड लेनी शुरू कर दी, लेकिन आपने देखा यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है, आपने देख लिया, और आपको पता है कि यहाँ से एक छोटी सी रोड और कटती है जो ऐसे कुछ जाएगी और डिटूर होते हुए आगे मिल जाएगी। जैसे आपने देखा आपका क्रिएटिव माइंड एकदम से एक नया रूट ले लेगा, और इस नए रूट को लेने के बाद भी आप जाएंगे अपने ही घर पर, किसी और के घर में नहीं घुसेंगे। ये खास बात है लॉजिक माइंड की, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि मैं रूट यहां से लूं, यहां से लूं, कहीं से भी लूं, जाना मुझे अपने ही घर है, आप नया घर नहीं ढूंढेंगे। ये हमारे ब्रेन की खास बात है। आपने कार्बोनेट का कार का बोनट लिया है, कार्बन पेपर लिया है जो नेट के अंदर रखा है, कुछ भी लीजिए, ये आपका पर्सनल इवेंट है। इसे हम पर्सनल मीनिंग सिस्टम भी कहते हैं, पर्सनल मीनिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये आपका पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम है। क्या आपने उसको कार का बोनट देखना है, कार्बन जो नेट के अंदर देखना है, या उसे कार्बोनेट देखना है? पर कार्बोनेट चूंकि एक उसकी कोई फिगर नहीं है हमारे दिमाग के अंदर, और हमारा माइंड हमेशा फिगर को देखता है, विजुअल्स को देखता है, इसलिए लर्न नहीं करता। जब हम अपने माइंड में
इस तरह से चीज़ों कर रहे थे, आप अपने विजुअल माइंड का यूज कर रहे थे, उसमें आप डायलॉग भी डाल रहे हैं, साउंड माइंड का भी यूज कर रहे हैं, उसमें आप एक्शंस भी डाल रहे हैं कि आप कार का बोनट उठा रहे हो, उसमें आप फीलिंग मीन्स काइनेस्थीसिया मीन्स उसमें एक्शन भी डाल रहे हो, जहां पर आपकी मसल्स मीन्स काइनेस्थीसिया यूज हो रही है। और इसी को कहते हैं सुपर कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं साइनेस्थीसिया या सुपर कंसंट्रेशन। और आप खुली आंखों इसको कर सकते हैं। कितना आसान होगा कि आप एक बार में ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा वर्ड याद करने लगे वोकैबुलरी के, जो यूजुअली बड़े एग्जाम में आते हैं, जो कैट है, जो एक IAS टाइप है। आप एक बार में अपने MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लर्न करना शुरू कर दें, जिनमें जो मेमोरी बेस्ड हैं कंप्लीटली। आप एक बार में सारे के सारे हिस्ट्री डेट याद कर लें। एक बार में आप ऑथर्स एंड बुक्स, इन्वेंटर एंड इन्वेंशन, एब्रीविएशंस, क्लोजेस, विटामिन A से लेकर विटामिन K तक सब विटामिन एक बार में आपको याद हो जाए। रिसोर्सेज क्या है, उनके यूजेस क्या हैं, और कहीं से भी लोग आपसे पूछें, आपको क्या इससे कभी इससे बोरियत होगी? नहीं। जब भी आप इस तरह से लर्न करेंगे, आपका माइंड और भी ज्यादा उसे प्रयोग करेगा, लर्न करेगा। इस तरह से आप किसी भी चीज को लर्न कर सकते हैं। डायग्राम्स, आपको सेल डायग्राम लर्न करना हो या मैप्स, आपको फ्लो चार्ट याद करना हो या आपका साइकिल्स, एक बार में लर्न कर सकते हैं। जो कोर्स हमने आपके बच्चों के लिए तैयार किया या आपके लिए तैयार किया है, उसमें इस टेक्निक को पूरी डिटेल्स के साथ बताया गया है। छोटी सी इंफॉर्मेशन से लेकर लॉन्ग पैराग्राफ तक कैसे अपने माइंड के मैप्स को बनाएं, ताकि आप एक बार में देखकर उन्हें लर्न कर लें और आपकी रिटेंशन पावर ऑलमोस्ट 100% हो जाए। सोचिए, वो भी बगैर स्ट्रेस के, बगैर तनाव के। ये इस कोर्स की खास बात होगी। ये तो एक पार्ट हुआ रिटेंशन। दूसरा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप दूसरे पार्ट की बात करेंगे, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे सभी पेरेंट्स। यहाँ पर हम एक बड़ा हिस्सा आपके बच्चों के साथ लिए गुजार रहे होंगे कि आपके हमारे तीन तरह के हमारी सेंसेस, पावरफुल सेंसेस हैं। एक हमारी विजुअल सेंस, दूसरी हमारी ऑडियो सेंस, हम चीजों को सुनकर याद करते हैं, और तीसरी हमारी फीलिंग सेंस। और फीलिंग चूंकि मसल्स में होती है, और मसल की अंग्रेजी है यहाँ काइनेस्थीसिया। जब भी आप स्पेलिंग, डायग्राम्स वगैरह लर्न करेंगे, याद रखिएगा विजुअल सेंस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और अगर विजुअल सेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तो आपके बच्चों को बहुत सारे फॉर्मूले, डायग्राम्स, स्पेलिंग्स याद नहीं होंगे। और कई बार जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, वो यह है कि जब बच्चा किसी वर्ड को देख रहा है, सपोज ये वर्ड है नॉलेज, इस वर्ड को बच्चे ने अपनी आंखों से देखा, कानों से इसकी आवाज साउंड क्रिएट करी नॉलेज, लेकिन जैसे यहां से आंखों से देखा था, ब्रेन के अंदर जाते हुए यहां पर ये जो विजुअल सेंस थी वो डिलीट हो गई। अब बच्चे के पास इसकी सिर्फ साउंड बाकी है, और साउंड में के बोला नहीं जाता, डी बोला नहीं जाता, और वो डिसलेक्सिया के सिम्टम्स देगा। मैं आपको बताऊं, डिसलेक्सिया का कोई बीमारी ही नहीं है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सिंपली ये शो करता है कि बच्चे ने उस कंटेंट को देखा जरूर था, लेकिन रिटेन देखने में नहीं किया। आपको कुछ नहीं करना, उसकी विजुअल सेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चे की विजुअल सेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। घर पर जब आप उनके साथ एक छोटे छोटे गेम खेल रहे होंगे, वो बच्चे आपको कहेंगे कि उन्हें टीवी नहीं देखना, उन्हें बाहर खेलने भी नहीं जाना, उन्हें दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद नहीं करना, वो आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। हम उनको बताएंगे कैसे ऑडियो सेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। आपके बच्चे छोटी छोटी चीज़ों की, साउंड्स की डिस्टिंक्शन को क्रिएट करना सीख लेंगे, अच्छी लैंग्वेज के मास्टर बनेंगे। जब बच्चे अपनी फीलिंग्स के माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो आपके अपने गोल्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो जाएंगे, आपके लिए सेंसिटिव हो जाएंगे, अपनी स्टडीज के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे, क्योंकि अब आप उन तीनों सेंसेस का यूज कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि बच्चे सेंसिटिव नहीं है, देखिए इस वर्ड को सेंसिटिव, इसका सिंपली मीनिंग है कि उनकी सेंसेस एक्टिव नहीं रही है। जब हम उन्हें पहले ही दिन से रोट मेथड से पढ़ा रहे हैं, जहां पर कोई सेंस ही यूज नहीं हो रही है, पहले दिन से हमने उनके साथ गेम खेलना शुरू कर दिया, दैट वी आर मेकिंग देयर सेंसेस डोरमेंट।
हम उनकी सेंसेस को कंप्लीटली इनएक्टिव कर रहे हैं, तो वो सेंस एक्टिव कैसे हो जाएंगे? यही कारण है कि आज हमारे बच्चे अपने किताबों के लिए, अपने बुक्स के लिए, कई बार अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सेहत के लिए, वो क्या खाएं क्या ना खाएं इनके लिए, अपने फ्यूचर गोल्स के लिए उतने सेंसिटिव नहीं रहे जितने होने चाहिए। वो इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो अब सेंसिबल नहीं है। और ये अगला वर्ड भी ये शो करता है कि जब आप सेंसेस को यूज करने की एबिलिटी रखते हैं तब आप सेंसिबल होते हैं। इस कोर्स के द्वारा हम आपको बताएंगे कि अपने बच्चों की तीनों सेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ये दूसरा पार्ट होगा, एक बड़ा पार्ट है। इससे आप अपने बच्चों की नहीं, अपने भी सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करिएगा। अगर आप चीज़ों को रख कर बोलते हैं, अगर आपकी मेमोरी कमजोर हो रही है, अगर आपकी फीलिंग्स डेवलप नहीं हो रही अपने गोल्स के लिए, अपनी सेहत के लिए, इन एक्सरसाइज को करेंगे अपने बच्चों के साथ, यू विल एंजॉय द वंडरफुल रिजल्ट्स। पहली, दूसरी चीज, तीसरी चीज, इस कोर्स से जो हम आपको दे रहे होंगे, इससे आप अपने बच्चों के साथ प्रॉपर पेरेंटिंग कर रहे होंगे। किस तरह से? वो इस तरह से हो रहा होगा कि देखिए, जब हम बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं तो हम उनकी सेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं। उनके पास तीन तरह की स्ट्रॉन्ग सेंसेस है। एक आप जान चुके हैं, विजुअल। दूसरी ऑडिटरी, ऑडियो सेंस। तीसरा काइनेस्थेटिक, फीलिंग सेंस। आप इसे लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जब बच्चे का अगर ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर बच्चे का विजुअल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उसे कभी भी चीजों को रट कर याद नहीं करेगा। वो रोट मेथड की वजह से सबसे पीछे रहेगा। यद्यपि वो बहुत बड़ा ड्रीमर बन सकता है, लेकिन गलत एजुकेशन के पैटर्न की वजह से, गलत तरीके से उसे चूंकि पढ़ाया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि आप रटें, है उसका विजुअल ब्रेन। बात उससे साउंड की कराई जा रही है कि रटकर वो जो साउंड क्रिएट कर रहा है उसे लर्न करे। ब्रेन उसका विजुअल है, वो हमेशा अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट खो देगा और हम एक बड़े रिसोर्स का सत्यानाश करके छोड़ देंगे। जो विजुअल बच्चा था, हमने उसकी विजुअल सेंस का यूज ही नहीं किया। दूसरे, जो बच्चे ऑडियो वाले होंगे, वो यूजुअली साउंड वाली चीजों को तो पकड़ लेंगे, लेकिन जहां विजुअल्स होंगे दे विल नॉट फील कंफर्टेबल। इतना ही नहीं, जो बच्चे विजुअल हैं इनके बिहेवियर को आप कैसे देखें। जो बच्चे ऑडियो ब्रेन जिनका डोमिनेटिंग है, उनके बिहेवियर को कैसे देखें। जिनका फीलिंग वाला है, उनके ब्रेन को कैसे देखें। फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे का विजुअल ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, वो बात करते हुए यूजुअली ऊपर की तरफ देखेगा, लेफ्ट और राइट, लाइक दिस। कई बार आप उससे कहेंगे 8 into 8 इक्वल टू व्हाट, तो बच्चा कई बार अपने छत की तरफ देखेगा, या लेफ्ट अप देखेगा या राइट अप देखेगा। समझ लीजिए बच्चा विजुअल किस्म का है। कई बार उसको लोग चिल्लाते हैं, फैन पर लिखा है क्या? जी हाँ, उसके लिए फैन पर ही लिखा है। बिकॉज जब भी आप चीजों को याद करते हैं, पुरानी चीजों को याद रिमेंबर करते हैं, आपकी आंखें लेफ्ट अप जाती हैं। जब आप चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं विजुअली, राइट अप जाती है। आपके बच्चे को पूछेगा आज सवाल कि आपके बेडरूम का कलर क्या है, और उसकी आंखों पर ध्यान दीजिएगा, और चांसेस हैं कि उसकी आंखें लेफ्ट अप, राइट अप या थोड़ा सा सामने की तरफ अनफोकस्ड होकर जाएंगी। ये शो कर रहा है बच्चे का ब्रेन विजुअल है। इस बच्चे के साथ जब भी आप पेरेंटिंग करें, कृपया ध्यान रखें, इसको हमेशा वॉल्यूम ऊंचा अच्छा लगेगा, ये तेजी से बोलेगा, इसके साथ छोटे होंगे। जब भी आप इसके साथ बातें करें तो इसके साथ हमेशा विजुअल मेटाफोर या विजुअल संकेतों में बात करें। देखो जो मैं कह रहा हूं, देखो। जो बच्चा आपका ऑडिटरी है, ऑडियो है, जब भी वो बातें करेगा, आप उससे पूछेंगे बताइए 8 8 कितने होते हैं, 8 into 8 कितने होते हैं, उसकी आंखें लेफ्ट डाउन जाएंगी। और कई बार आपकी कही हुई बात को वो रिवाइज करेगा, रिपीट करेगा, 8 into 8 कितने होते हैं, अच्छा मैं बताता हूँ। कई बार जब बच्चा ऑडियो ब्रेन का होता है, उसकी गर्दन एक तरफ झुक जाती है जब वो सुनता है, क्योंकि वो चीजों को कानों से पकड़ रहा है। जब भी आप इनके साथ बातें करें, अपने वॉल्यूम को नॉर्मल रखें, बीच में पॉजेज दें और एक बात को कहकर रुकें, ताकि ये अपनी साउंड को दोबारा क्रिएट करे, जिससे ये लर्न करेगा चीजों को। अगर आपका बच्चा फीलिंग वाला है, काइनेस्थेटिक है, तो उसकी आंखें यूजुअली ना लेफ्ट अप जाएंगी, ना राइट अप जाएंगी, ना लेफ्ट डाउन जाएंगी। उसकी आंखें उसके राइट डाउन जाएंगी, लाइक दिस। उसके सांस पेट से होंगे, उसकी वॉइस डीप होगी, उसका वॉल्यूम भी थोड़ा स्लो होगा, वो लंबे पोजेस देगा। और काइनेस्थेटिक बच्चे की खास बात यह है कि जब ये बात करेगा, कई बार ये अपने आप को टच करेगा, 8 into 8 कितने हो, लाइक दिस, means he is looking for the answer from his muscles or the feelings। और सुनिए, जब आप काइनेस्थेटिक बच्चे से बात करें
कृपया आप भी वॉल्यूम को नीचे रखें। अगर आप एक विजुअल पेरेंट हैं और आपका बच्चा काइनेस्थेटिक है और आप उससे तेजी से बोलते हैं या वॉल्यूम को ऊंचा करके बोलते हैं, वो आपसे डरने लगेगा। कई बार वो आपको डिसलाइक इसलिए करेगा बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स। जब आप अपने विजुअल बच्चे को पढ़ाएं तो उनको ध्यान रखें कि काइनेस्थेटिक टीचर जब भी होगा तो बच्चे सो जाएंगे, बिकॉज काइनेस्थेटिक धीरे धीरे बोलेंगे। अगर आपका बच्चा काइनेस्थेटिक है तो लोग इसे स्लो लर्नर कहते हैं। ही इज नॉट अ स्लो लर्नर, ही इज ए मसल लर्नर। गड़बड़ ये होती है कि क्योंकि अधिकांश लोग विजुअल हैं, बच्चे क्लास में विजुअल हैं, टीचर भी अगर विजुअल हो तो तेज से बोलेगा। जब तक वो 5 सेंटेंस बोल चुका होगा हमारा बच्चा, काइनेस्थेटिक बच्चा पहली लाइन को अभी प्रोग्राम कर रहा होगा अपने माइंड में, तब तक टीचर आगे निकल जाएगा और बच्चा जो कि चाइल्ड स्टेट में वो आपसे अपनी बात कह नहीं पाएगा और उसे लगेगा मैं पीछे रह गया हूँ। फिर उसके रिजल्ट और पेरेंट्स का कई बार गलत तरीके से हैंडलिंग उसे कह देगा कि ही इज स्टूपिड, ही इज नॉट लर्निंग, ही इज स्लो लर्नर, और उसकी ब्रांडिंग कर दी जाएगी। और जिस दिन उसका ये बिलीफ उसके कन्विक्शन में बदल जाएगा, वो कंप्लीटली पढ़ाई से अलग हो जाएगा। आप अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करें, इस कोर्स में एक बड़ा तरीका होगा कि कैसे आप अपने बच्चों को हैंडल करें। अगर वो काइनेस्थेटिक है तो, अगर ऑडिटरी है तो, कैसे विजुअल है तो, कैसे वो अपने सेंसेस को डेवलप करें कि अगर उसका विजुअल स्ट्रॉन्ग है तो विजुअल को बढ़ाए, अगर कमजोर है तो, अगर उसका ऑडियो वीक है तो कैसे इसको ऊपर करें, काइनेस्थेटिक स्ट्रॉन्ग वीक है तो कैसे करें। और सोचिए कि तीनों की तीनों सेंसेस आपके बच्चे की स्ट्रॉन्ग हो जाएं। हाउ सेंसिबल ही विल बी एंड हाउ सेंसिटिव ही विल बी। ही विल बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स यू। वो आपके लिए और भी संवेदनशील होगा क्योंकि उसकी संवेदनाएं उसके कब्ज अब उसके ग्रिप में है, उसके कंट्रोल में। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस कोर्स में। वो यही है कि एक है आपका एग्जाम का डर। हम आपके बच्चे के सभी फियर्स को दूर करेंगे। हम उसके दिमाग के अंदर जो न्यूरल पाथवे पड़े हुए हैं, उसके अंदर जो न्यूरल पाथवे पड़े हुए हैं, और ये अगर नेगेटिव न्यूरल पाथवे हैं, हम इनको इरेज करेंगे। इरेज का मतलब है हम उनको यहाँ से डिसोसिएट करा देंगे। जिस तरह से मैंने आपको एसोसिएशन सिखाया है एक वर्ड से दूसरे का, उस तरह से हम डिसोसिएशन मीन्स अलगाव भी सिखाएंगे। उनको एक सब्जेक्ट में मन लगता है, दूसरे में नहीं लगता। इसका बड़ा सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों में मन लगता है उनकी पिक्चर्स हमेशा ब्राइट होती हैं, वो हमेशा कलरफुल होती हैं, उसमें हमेशा आई स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें मूवी बड़ी यूनिक होती है। और जिन चीज़ों में मन नहीं लगता वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट होती हैं, छोटे होते हैं, स्टिल फोटोग्राफ में होते हैं, उसमें आई नहीं होता। जैसे ही हम इनकी सब मॉडलिटी या इन क्वालिटी को बदलते हैं बच्चे के साथ, एक दिन में उसका रिजल्ट आने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम से कम स्ट्रेस लेकर, कंफर्ट लेकर, खूब हंसते हुए चीज़ों को लर्न करें, तो ये कोर्स अभी आप ऑर्डर करें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को या मुझसे बातें करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी जो तनाव से गुजर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया और आप चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग हो, आप मेरे ट्रेनर से बात करिए, कोचेस से बात करिए, वो आप उनकी हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एग्ज़ाम फोबिया, कॉन्फिडेंस की कमी से बाहर आएँ और एक बार फिर वो मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस को एंजॉय करके एग्ज़ाम को अच्छी तरह से पास करें, एक बार में पढ़कर वो अनलिमिटेड चीज़ों को लर्न कर लें, वो भी गूगल बॉय और गूगल गर्ल की तरह टीवी पर आएँ, तो कृपया हमें एक बार चांस दें उससे बात करने का और आपसे बात करने का। बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए, कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा कि आप यकीन करिए आपके बच्चे पूरी तरह से काबिल हैं चीज़ों को करने के, पूरी तरह से सक्षम हैं, वो कंफर्टेबल होकर चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। वो स्ट्रेस में है इसलिए लर्न नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेस लेस हो सकते हैं। उनके अंदर का जो डर है वो निकल सकता है। अगर आप उन्हें समझाएंगे डरो मत, इससे कुछ नहीं होगा, ये वैसा ही है कि आपसे तैरना नहीं आता और मैं आपसे कहूँ डरो मत और पानी में कूद जाओ, अभी आप कभी भी नहीं कूदेंगे। आप बेसिक चीज़ों को समझिएगा। उनकी प्रॉब्लम अनकॉन्शियस लेवल पर है, तो अनकॉन्शियस लेवल पर ही समाधान उनको चाहिए, और इस समाधान के लिए आप उसके होम ट्यूटोरियल के लिए आप हमें ऑर्डर करिए, हम आपसे मिलेंगे और आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आपको कहीं वर्कशॉप के लिए जाने की जरूरत भी नहीं है। ये कंप्लीट वर्कशॉप विद कंप्लीट माइंड प्रोग्रामिंग अब आपके साथ होगी ऑडियो और वीडियोज़ में। हमें आपके रेस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।